नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। आज़ादी के 75 साल और 75 साल का नया भारत। भारत के 75 साल की तरक्की की कहानी में कई मोड़ आए, कई आविष्कार, कई उपलब्धियां, कई शौर्य गाथा और इन सब ने जन्म दिया ऐसे भारतीयों को जो दुनिया भर में अपने काम से, अपनी निष्ठा से और अपने समर्पण से पूरे विश्व के आगे मिसाल बने। सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला भारत आज़ादी के बाद दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने की राह पर निकल गया। फिर चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, भारत ने समय के साथ हर बदलाव को स्वीकारा और चुनौती समझकर आगे बढ़ने की राह पर निकला। इसी सिलसिले में जब बात हो आर्थिक साक्षरता की, तो भारत ने इसकी कहानी आगे बढ़ाई म्यूचुअल फंड्स के जरिए। जी हाँ, कैसे यहाँ पर नींव रखी गई म्यूचुअल फंड की भारत में और किस तरह से इसे आगे बढ़ाया गया, आज हमने इसी पर विस्तार से बात की है कई फंड हाउसेस के वरिष्ठों से, सीईओ से। और इस कड़ी में जो पहली इंटरैक्शन है, हमारी पहली बातचीत है, वो यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ वेट्री सुब्रमण्यम के साथ। देखिए, आज़ादी के 75 साल और ऐसे में हमने नए भारत को उभरते हुए देखा है, लेकिन नए भारत की उभरती हुई कहानी में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हम चैनल पर आपको बता रहे हैं। लेकिन आज म्यूचुअल फंड सेक्टर की नींव और कहानी क्या है, ये हम जानेंगे एक बेहद खास मेहमान से। हमारे साथ हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ वेट्री सुब्रमण्यम। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। 1964 में शुरुआत हुई थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। कहानी क्या है, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में बताएं। देखिए, 1964 में तो इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली 17 साल की उम्र थी इंडिया की। और 1962 में चाइना के साथ एक वॉर हुआ था। बिल्कुल। तो कंट्री में सेंटिमेंट काफ़ी थोड़ा लो था। और जो बिज़नेस और इंडस्ट्री थे उनके लिए पार्लियामेंट और जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करें जो पब्लिक की पैसा लेके इट इज़ एबल टू यूज़ दिस कैपिटल एंड इट इज़ एबल टू मेक इट अवेलेबल टू बिजनेस और इंडस्ट्री। राइट, तो इसीलिए उन्होंने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक आइडिया किया कि देखिए, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा और ये सभी तरफ का इन्वेस्टमेंट कर सकती है जो बिजनेस और इंडस्ट्री को हेल्प करेगी। जैसे कि इक्विटी में भी पैसा डाल सकते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं, टर्म लोन्स भी दे सकते हैं और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल फॉर्मुलेशन था वो तो उसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये एक नेशनल मैंडेट था कि आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बिजनेस और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करो। और ये मैं बोलता हूँ कि इट वाज अ वेरी यूनिक आइडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर आप यूएस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तुलना करेंगे तो ये याद रखिए कि जो यूएस में इंडस्ट्री शुरू हुई, इट वाज इसेंशियली एन इंडस्ट्री विच स्टार्टेड फॉर पीपल हु आर वेरी वेल टू डू। अच्छा, ओरिजिन तो वहीं से शुरू हुआ। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि यूएस कांग्रेस ने एक डिसीजन लिया कि हम क्यों ना सब एम्प्लॉयज़ के लिए जो कंपनी में काम करते हैं उनके लिए एक 401 के स्कीम शुरू करेंगे। अच्छा, whereby they can start investing for their retirement। तो वहाँ पर उस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, लेकिन एक्चुअली हमारे देश में इट वाज कंसीव्ड इवन अर्लियर कि ये आप सब पब्लिक से इकट्ठा करो। इट वाज नॉट अ स्कीम मेंट ओनली फॉर दोज हु आर वेरी वेल टू डू टू फाइंड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। सो इन दैट सेंस ये सोच तो वाज वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम एज वी वुड से। बिल्कुल। तो 1963 में गठन हुआ, 1964 में आपकी पहली स्कीम आई, तो वो स्कीम क्या थी और किस तरह से उसको रेगुलेट किया गया था, क्योंकि उस वक्त सेबी नहीं बना था, सेबी का गठन नहीं हुआ था। करेक्ट। लेकिन वी वर क्रिएटेड, मतलब जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो तो यूनिट एक्ट के थ्रू क्रिएट हुआ था। राइट। तो इसीलिए सब रेगुलेशंस एक्ट के अंदर ही थे। सो नॉट दैट इट वाज नॉट रेगुलेटेड, इट वाज रेगुलेटेड बाय द एक्ट। ओके। और जो जुलाई 1964 में शुरू हुआ, आई थिंक इन द फर्स्ट ईयर द स्कीम रेज्ड अबाउट 16 और 19 करोर्स इन टोटल इन दैट फर्स्ट ईयर। लेकिन उस समय का सोच ये था कि ये जो स्कीम है इट कैन इन्वेस्ट एज आई सेड वाइडली अक्रॉस अ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। और स्ट्रक्चर ऐसा था कि हर साल आप इन्वेस्टर को एक रिटर्न दो। क्योंकि इन्वेस्टर के माइंड में अवेयरनेस था बैंक डिपॉजिट का। और बैंक डिपॉजिट्स में तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। तो
प्रोडक्ट जो था ऐसे स्ट्रक्चर गया था कि आप जहां भी इन्वेस्ट करो लेकिन हर साल एक रिटर्न इन्वेस्टर को दे दो। तो ये कैसे सुनिश्चित होता था, ये कैसे आप लोग इंश्योर करते थे कि आपको साल के अंत में रिटर्न मिले, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो इक्विटी में ही होती होगी उस वक्त? उस समय एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सभी इंस्ट्रूमेंट्स में होते थे, इक्विटी में भी था, डेट में भी था, अच्छा, टर्म लोन्स में भी था, जिसमें तो लिक्विडिटी है ही नहीं जब तक आपका पैसा पूरा वापस आएगा। तो एनएवी का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो रिटर्न था वो ज़्यादातर ऐसे होता था कि अगर आपके पास इनकम आया हाँ, इंटरेस्ट से या प्रॉफिट बुकिंग से, हाँ, तो आप उस इनकम से रिटर्न दो इन्वेस्टर को, ओके, राइट? ओके, और जो कनेक्शन था रिटर्न और एनएवी के बीच में वो था ही नहीं। ओके, These could run in two very different directions. हाँ, और ये जो था it created its own problems going forward, which is why the creation of SEBI and those rules हाँ, made a significant change to इंडस्ट्री का ग्रोथ, डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया आफ्टर सेबी केम। बट उस समय के लिए व्हेन द मार्केट वाज अंडर डेवलप्ड, दिस वाज अ प्रोडक्ट दैट मेट्स द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। और जैसे कि मैंने कहा, आपने यूनिट 64 के बारे में पूछा, लेकिन उस समय का प्रोडक्ट रेंज देखेंगे यूटीआई का, तो वो ज़्यादातर गोल बेस्ड सोल्यूशन प्रोडक्ट्स थे। कि औरत के लिए एक स्कीम बच्चों के लिए, एक स्कीम ट्रस्ट और एंडाउमेंट्स मतलब के हम लिए। कह सकते हैं कि जो फाउंडेशन होता है, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में अक्सर हम कहते हैं कि आपका जो फाउंडेशन होता है, जो बेस वर्क होता है, वो हमेशा गोल ओरिएंटेड ही होना चाहिए। तो ये उस वक्त से चला आ रहा है, उस समय से चल रहा है यूटीआई में। बिल्कुल। अभी तो आर्किटेक्चर बदल गया अभी है, हाँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो अगर आपको इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जगाना है तो द गोल बेस्ड सॉल्यूशन वाज सीन एज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी सही तरीके से देखा जाए तो गोल को तय करने के बाद ही बना सकते हैं, बिकॉज आपको तब पता चलेगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, कितना जोखिम आप ले सकते हैं। कमिंग टू द स्कीम्स, उस वक्त अभी तो हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जब अपने अपने एनएफओज लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में जानकारियाँ तमाम मीडिया में आ जाती है। उस वक्त किस तरह से आप अप्रोच करते थे इन्वेस्टर्स को, लोगों को कैसे प्रचार करते थे अपनी स्कीम्स का? तो यूटीआई ने पहले से ही ये तय किया था, जब गवर्नमेंट ने शुरू किया था, कि हमको पूरे देश में फैलना चाहिए। तो हमने काफ़ी सारे ऑफिसेज, अपने खुद के ऑफिसेज खोले पूरे देश में। और इन एडिशन हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर रहता था, जिनका काम था उस एरिया का बिजनेस डेवलप करने के लिए। सो दे सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेड यूटीआई एज एन एम्प्लॉई स्ट्रोक एजेंट। तो जैसे बैंक्स के ब्रांचेस होते हैं वैसे थे। तो पहले ब्रांच खोले और फिर ये एजेंट को भी खड़ा किया कि आप जाके ये प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टर्स को समझाओ। और हर डिस्ट्रिक्ट में ये कोऑर्डिनेटर रहते थे प्रोडक्ट की जानकारी करने के लिए। और बहुत पहले से ऐसे सब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम, तब तो ये शब्द भी नहीं थी इन्वेस्टर एजुकेशन, तो तभी से यूटीआई ने ये तय किया था कि अगर हम जाके समझाएंगे तो फ्री पीपल विल बी एबल टू लर्न एंड विल बी एबल टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो हर मेट्रो सिटी में उस जगह की भाषा को लेके प्रोग्राम्स चलाते थे वहाँ उस एरिया में कि हाउ डू वी मूव द मैसेज फॉरवर्ड। तो काफ़ी आगे की सोच थी। टुडे आई एम सीइंग विद द राइज ऑफ द इंटरनेट, अगेन वी आर सीइंग द डिमांड फ्रॉम इन्वेस्टर्स कि हमारी भाषा में बोलिए, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर जो आप बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये तो 50 साल पहले यूटीआई। तो उस वक्त जैसे कि पैंडेमिक में वीव सीन के लोगों ने टियर 2 टियर 3 टाउन्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इन्वेस्ट किया है। क्या उस वक्त भी ऐसा कोई डेटा आपको पता है या याद है कि न सिर्फ मेट्रो बल्कि छोटे मझोले शहरों में भी से भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, या लोगों को पता था, कम से कम अवेयरनेस थी, ऐसा कुछ था? अवेयरनेस ज़रूर थी, लेकिन जो आज का रीच है और जो आज के नंबर हैं वो तो उस समय से आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते थे। उस समय तो सब पेपर का ज़माना था और काफ़ी मुश्किल था ये सब करने के लिए, सब चेक्स जाती थी। आजकल बहुत आसान हो गया है, बोथ वेरिफिकेशन एज वेल एज द ट्रांसफ़र ऑफ मनी। उस वक्त केवाईसी होता था? नॉट रियली, नॉट रियली। ये प्री केवाईसी का टाइम था, तो आप बस एक एप्लीकेशन दे दो, उसमें आपका नाम एड्रेस दे दो और कैश भी दे सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाता था। ओके। तो जो आज का रूल है कि आप कैश नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आपका वेरीफाई होगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस, आपका एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा, ऐसे तो रूल्स थे ही नहीं थे ना। बिल्कुल। तो जब सेबी का गठन तो हुआ, लोग ऐसे ही ऑफिस में आके कैश के साथ आके बोलते थे कि ये मेरा कैश है, आप ले लो। तो ऑफिस में आने के बाद स्कीम्स खरीदनी पड़ती थी, सो आई एम इमेजिनिंग कि लाइन लगती थी ऑफिस के बाहर।
बिल्कुल, जब हाँ। 1992 में मास्टर गेन करके एक स्कीम लॉन्च हुआ था यूटीआई का, अच्छा। उस समय 1992 में 4,500 करोड़ वो एनएफओ में कलेक्ट हुआ था। हाँ। और उसमें लाइंस लगे थे ऑफिस के बाहर जैसे कि फॉर्म बॉक्स के लिए। ऑफिस के बाहर फिल्मों की टिकट के लिए लगती थी, वैसी लाइन लगती थी, लोग घंटों खड़े रहते थे। बताइए, उस वो दौर और आज का दौर कितना अलग है। बट ये जो आज का दौर है ये अच्छा दौर है, क्योंकि हाँ। अगर आपको जो इन्वेस्ट करना है तो हाँ। आपको क्यों लाइन में खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल आज सही का कह रहे हैं दौर आप। ने आपके लिए इजी कर दिया इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ। और इसी के कारण रीच भी इतना बढ़ गया रीच भी बढ़ गई है, सही Correct? बात है। वो उस समय तो रीच आज हाँ। के हिसाब से तो बहुत कम था। है ना। तो जब डीलिंग किया गया और जब यूटीआई एएमसी का गठन हुआ, तब किस तरह से आपने एक नए दौर को देखा, परिवर्तन को देखा, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन भी आ गया था शायद, और बहुत सारे पीएसयू बैंकों ने भी लॉन्च कर लिए थे अपने अपने म्यूचुअल फंड्स। तो कहीं ना कहीं और एक जो ढांचा था इस सेक्टर का, वो और बुनियादी और बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीके से आगे बढ़ने की ओर निकल चुका था। कंपटीशन जैसी चीज़ क्या आपने फेस की थी? डिमांड को लेकर उस वक्त क्या कुछ था? उस समय ऑर्गेनाइजेशन को तो थोड़ा बहुत पिवट करना पड़ा, चेंज हाँ। करना पड़ा, क्योंकि रूल्स बदल गए थे। बिल्कुल, तो जैसे कि पहले तो कोई फंड मैनेजर नहीं रहता था स्कीम का। अभी एक स्पेसिफिक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट था। हाँ। उसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का एक डेफिनेशन होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये सब पहले थे नहीं, तो वी हैड टू चेंज टू बी एबल टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो कंपनी का थॉट प्रोसेस हमेशा था कि आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए, आपके पास अच्छे पीपल होने चाहिए। हाँ। अगर पीपल और प्रोसेस आपके पास रहेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिमेन कंपेरेटिव इन द मार्केट। हाँ। तो देखिए, इवन इफ यू गो बैक 30 इयर्स, हाँ। जो यूटीआई था, हाँ। वो कंट्री के बेस्ट कैंपसेस में जाके हाँ। वहाँ से द बेस्ट टैलेंट यूज्ड टू बी रिक्रूटेड। अच्छा। और जो आप बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई लिखाई होती थी क्या इतनी बाजार को लेकर? बिल्कुल इतने होती थी। कोर्सेज वगैरह, लोगों को बाहर जाके विदेश जाके पढ़ना होता था। तो यूटीआई यूज्ड टू ट्रेन द कार्डर। ओके। 100 people, 150 people would be recruited हर साल, और they would go through an intensive training। वहाँ पे उनको सब करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फंड मैनेजमेंट, थोड़ा ऑपरेशंस, थोड़ा कस्टमर सर्विस, रूरल ब्रांच, सिटी ब्रांच, सब जगह आप एक साल काम करो, फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करने वाले हैं। ओके। तो यू हैड टू ट्रेन द पीपल दिस बिकॉज साउंड्स लाइक अ नोबडी न्यू एल्स। सेटअप, बिकॉज हमारे यहाँ भी जब कोई आया तो हम उनको हर डेस्क पर काम कराते हैं, बाद में पता चलता है कि वो कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं। और लैटरल हायर करने का तो ऑप्शन था ही नहीं। हाँ। क्योंकि और कहाँ से आपको कहाँ से? एक्सपीरियंस्ड आदमी मिलने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही है। है। तो वो सारा चेंज हो गया। लेकिन ये जो कंप्यूटराइजेशन था, तो हाँ। उसमें भी यूटीआई वाज एक्चुअली वेरी मच एट द फोरफ्रंट, वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स ऑफ टीसीएस टू एक्चुअली स्टार्ट कंप्यूटराइजिंग इट्स बताइए। सिस्टम्स। Okay. सो आई थिंक यूटीआई का जो चेंज हुआ है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज मेक व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड रादर हाँ। हैज़ ऑलवेज बीन दैट इफ़ यू इन्वेस्ट इन द बेस्ट प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, फिर जो बिजनेस रहेगा वो हमेशा कस्टमर के लिए रेलेवेंट रहेगा। है ना? और हमारा जो कोशिश है वो हमेशा यही रहती है कि हमें इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट रहना चाहिए। उनका जो एक फिनेंशियल गोल है, उनके जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, हम उनके कस्टोडियन हैं। बिल्कुल। और उसको फुलफिल करने के लिए ये सब हमेशा बेस्ट इन क्लास होना चाहिए। तो आपने वो एक दौर देखा है, आप आज एक ऐसा दौर देख रहे हैं जहाँ पर हम तमाम तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन लोगों ने निवेश करना शुरू कर दिया है, लोग खुद ही म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स का रिसर्च कर लेते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग अपने आप को अब इतना जागरूक बना रहे हैं, इतना पढ़ लिख रहे हैं कि खुद भी इन्वेस्ट करने को लेकर अपने डिसीजंस ले रहे हैं। ये दौर आगे बढ़ते हुए आप कैसे देख रहे हैं? आपके मुताबिक और क्या कुछ किया जा सकता है इन्वेस्टर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में? सो ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि फिनेंशियल लिटरेसी जो है, मैं एक कैवियट डालूंगा उसमें कि ये जो चीज़ है, इट इज़ अ बिट लाइक द नीड फॉर डिसिप्लिन इन ईटिंग हैबिट्स और एक्सरसाइज। सब जानते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन करने में मुश्किल हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा कोई सेटबैक हो जाता है। तो वी हैव टू बी कॉशियस कि इसका कोई एंड सॉल्यूशन नहीं है कि ये करेंगे तो लिटरेसी हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसमें मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी देर बाद आती है। जो बच्चे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनको पहले इनकम जनरेशन और
स्पेंडिंग और सेविंग के बारे में सिखाना चाहिए, राइट? क्योंकि जब वो अडल्ट बनते हैं, वो पहले काम करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए एक नया वर्ल्ड खुल जाता है जिसमें क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, जिसमें आप जितना चाहिए आप स्पेंड कर सकते हो। और कुछ साल लग जाते हैं जब तक उनको ये पता चलता है कि अरे यार मैंने तो सेविंग किया ही नहीं है। तो एक्चुअली द हैबिट ऑफ सेविंग एंड हाउ टू मैनेज स्पेंडिंग, ये स्कूल और कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उस लेवल का लिटरेसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो धीरे धीरे लोग सीखेंगे, लेकिन मैं जो आपने करेक्ट पॉइंट बोला है, हमेशा एक एडवाइज़र ज़रूरी रहता है। जैसे जिम में भी आप देखेंगे, मैं यही मानता हूँ कि जो एक ट्रेनर के साथ जिम में काम करते हैं, एक्चुअली उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, क्योंकि ट्रेनर हमेशा थोड़ा पुश करता है। तो वैसे इन्वेस्टमेंट में भी एक एडवाइज़र ज़रूरी रहता है, वैसे ही मैं बोलूँगा। बिल्कुल। तो 75 साल आज़ादी के, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके मुताबिक पूरी हुई है और जो हो जानी चाहिए थी, और वो ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो आने वाले वक्त में आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं? तो मैं दो चीज़ बोलूँगा। एक तो ये है कि जो हुआ है वो एक जो प्रोडक्ट का जो फीचर्स हैं और जो ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर लेवल्स जब हम बोलेंगे, एक्चुअली जो इंडिया में आजकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बेस्ट इन क्लास हैं। आप और किसी देश में जाएंगे एंड इफ़ यू सी द ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स जो म्यूचुअल फंड्स के लिए डिफाइन किए गए हैं इंडिया में, ये काफ़ी सुपीरियर हैं बाकी देश में से। ये मैं बोलूँगा एक आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से जो आगे जाने की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक जो रिटायरमेंट आर्किटेक्चर है उसमें अभी भी हमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे रेगुलेटर हैं, गवर्नमेंट का एक कुछ स्कीम चल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ और चल रहा है। तो उस रिटायरमेंट आर्किटेक्चर का मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर्स हैव टू लुक एट इट कि इसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और सोशल सिक्योरिटी के साथ जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, पेंशन रिफॉर्म्स की यहाँ पर अहमियत बहुत ज़्यादा और हर साल बढ़ रही है। इसी नोट पे इस चर्चा को तो यही समाप्त करते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी जैसे कि इस पूरी चर्चा में निकल कर आ रहा है, ये आपको एक ऐसा सपना है जो कि अगर आप एक जना इस सपने को पूरा करने में कामयाब होता है तो उसका पूरा परिवार और उसके परिवार के सारे लोग उसी राह पर निकल जाते हैं। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू कविता, और सब व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।